2026 एक ऐसा साल जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, लेकिन जो बात कोई नहीं बताएगा वो ये है, ये वॉर किसी बैटलफील्ड पर नहीं जीती गई। ये वॉर जीती गई सैटेलाइट से और से एक ऐसी स्ट्रैटेजी से जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। ईरान के पास था एक ड्रीम, न्यूक्लियर पावर बनने का। Has Iran, behind the fog of war, under threat from a rampant Israel, secretly become a nuclear power? अमेरिका के पास था एक प्रॉब्लम, इसे रोकने का। बट हेयर द ट्विस्ट, अमेरिका ने बॉम्ब नहीं गिराया, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, फिर भी ईरान का न्यूक्लियर ड्रीम खत्म हो गया। आज का सवाल यह है, कैसे? जरा सोचिए, एक देश जो 1979 से अमेरिका का दुश्मन है, एक देश जिसके ऊपर दुनिया का सबसे कड़े सैंक्शंस लगे हैं, एक देश जिसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, फिर भी वो देश सीक्रेटली अंडरग्राउंड बंकर्स में न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस चला रहा था। फॉर द फैसिलिटी, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक माउंटेन के अंदर बनाया गया न्यूक्लियर फोर्ट्रेस था, 19 मीटर ऑफ सॉलिड रॉक के नीचे, इतना डीप कि अमेरिका के सबसे पावरफुल बंकर्स, बस्टर बॉम्ब्स भी शायद इसे टच नहीं कर पाते। एट द फर्स्ट ग्लांस यह लग रहा था कि ईरान जीत रहा है। 2025 के एंड तक ईरान के पास था 60% एनरिच यूरेनियम, वेपन्स ग्रेड के लिए चाहिए होता है 90%, यानी वो सिर्फ कुछ महीने दूर था। और इजराइल घबरा रहा था, सऊदी अरेबिया घबरा रहा था, पूरी गल्फ घबरा रही थी, लेकिन वॉशिंगटन में कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि असली गेम अभी शुरू ही हुई थी। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले वापस जाना होगा 1979 में। ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुई जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी। शाह ऑफ ईरान, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई था मिडिल ईस्ट में, उसे ओवरथ्रो कर दिया गया और उसकी जगह आए आयतुल्ला खामेनी। When Iran's first supreme leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini, died in 1989, his disciple Ali Khamenei took power. अमेरिका और ईरान के बीच 444 दिनों का होस्टेज क्राइसिस हुआ। उस दिन से दोनों देशों के बीच एक ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। बट हेयर द ट्विस्ट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक्चुअली अमेरिका ने ही शुरू करवाया था 1957 में। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शाह को ईरान को। लेकिन जब शाह गया, प्रोग्राम रुका नहीं। खामेनी ने पहले इसे बंद किया, फिर 1980s में सीक्रेटली रिस्टार्ट किया, क्योंकि ईरान को एक लेसन मिली थी। वो लेसन थी इराक। सद्दाम हुसैन के पास जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, अमेरिका ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉर्थ कोरिया के पास जब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, अमेरिका ने उससे निगोशिएट करना शुरू कर दिया। ईरान ने यह पैटर्न देख लिया था। न्यूक्लियर बॉम्ब यह सिर्फ एक वेपन नहीं था, यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी एग्जिस्टेंस की। और यही से शुरू हुई दुनिया की सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल चेस मैच अमेरिका और ईरान के बीच। एक साइड पर थी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, दूसरी साइड पर थी वर्ल्ड्स मोस्ट सैंक्शंस, मोस्ट डिफिशिएंट नेशन। अब समझते हैं ईरान एक्चुअली कितना पावरफुल हो गया था। और यह नंबर्स देखकर आप सीरियसली चौंक जाएंगे। 2024 के एंड तक ईरान के पास 19,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस थे, उनमें से 9,000 एक्टिव थे। एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल 4,500 किलोग्राम से ज्यादा। वेपन्स ग्रेड तक पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम 2 से 3 हफ्ते। सुना, 2 से 3 हफ्ते, यानी ईरान टेक्निकली एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका था। मतलब वो जब चाहे जितना जल्दी चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था। और डिफेंस, उसके लिए ईरान ने क्या किया? फॉर द फैसिलिटी, यह जो अंडरग्राउंड बंकर है, यह ओम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर है। 19 मीटर्स ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट। अमेरिका के JBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो दुनिया का सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता कॉन्फिडेंटली। एट फर्स्ट ग्लांस यह अजय लग रहा था। एंड देन ईरान ने एक मूव किया, प्रॉक्सी नेटवर्क। हिजबुल्लाह लेबनान में, हौतीस यमन में, हमास गाजा में, PMF इराक में। यह सिर्फ मिलिटेरी ग्रुप्स नहीं थे, यह ईरान का न्यूक्लियर शील्ड था। लॉजिक सिंपल था, अगर अमेरिका या इजराइल ने इराक को अटैक किया तो ईरान के प्रॉक्सीज साइमल्टेनियसली इजराइल, सऊदी अरेबिया और गल्फ को फायर करेंगे।
यह एक इमीडिएट स्ट्रैटेजी थी, मैच्योरली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन विदाउट इवन हैविंग द बॉम्ब, ब्रिलियंट, डेंजरस और लगभग फुल प्रूफ। लगभग क्योंकि अमेरिका के पास एक प्लान था जो ईरान ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हिस्ट्री एक ड्रामेटिक टर्न लेती है। अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए इन साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजीज यूज की और तीनों इतनी डिफरेंट थी कि दुनिया समझ ही नहीं पाई कि असली गेम कहाँ से शुरू हुआ। स्ट्रैटेजी नंबर 1, द इनविजिबल वॉर, साइबर एंड सबोटेज। यह शुरू हुई थी बहुत पहले, स्टक्सनेट 2010 में, एक कंप्यूटर वर्म जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। उसने ईरान के नतांज फैसिलिटी में 1000 सेंट्रीफ्यूजेस को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर दिया बिना एक भी बॉम्ब गिराए। लेकिन 2026 तक यह साइबर वॉरफेयर और भी एडवांस हो गई थी। यह पावर मालवेयर, सप्लाई चेन अटैक्स, ईरानियन साइंटिस्ट को पर्सनल डिवाइसेस को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज किया गया। एंड हियर द पार्ट्स दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कई सीनियर साइंटिस्ट मिस्टीरियसली काम से बाहर हो गए, कुछ डिफेक्ट कर गए, कुछ पर इंटरनल करप्शन चार्जेस लगे, कुछ सिंपली डिसअपियर हो गए। यह कोइंसिडेंट नहीं था। स्ट्रैटेजी नंबर 2, द इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड। अमेरिका ने 2025 में मैक्सिमम प्रेशर 2.0 लॉन्च किया। पहले के सैंक्शन से यह कितना डिफरेंट था। ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट 2018 में था 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे, 2025 में 3 लाख बैरल्स पर डे से भी कम। ईरानियन रियल की वैल्यू 2020 $1 इक्वल्स टू 40,000 रियल, 2026 $1 इक्वल्स टू 7,50,000 रियल से ज्यादा। यानी ईरान की करेंसी ने अपनी 95% से ज्यादा वैल्यू खो दी थी, इन्फ्लेशन 50% से ऊपर। लेकिन सबसे डेंजरस मूव था सेकेंडरी सैंक्शंस। अमेरिका ने दुनिया के हर देश को वार्न कर दिया जो ईरान से ऑयल खरीद रहा था। चाइना, इंडिया, टर्की, ईरान से डील करो तो अमेरिका से डील बंद। This has eased sanctions on some shipments of Iranian oil to help boost flagging global supplies. For the next 30 days, vessels that were loaded in Iran and are now stranded at sea will be able to deliver oil and other petroleum products. यह एक ब्रूटल चॉइस था और धीरे धीरे ईरान के बायर्स कम होते गए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने के लिए पैसे खत्म होते जा रहे थे। स्ट्रेटेजी नंबर 3, द मिलिट्री घोस्ट ऑपरेशन दैट चेंज एवरीथिंग बिकॉज द रियल गेम वाज हैपनिंग समवेयर एल्स। 2025 के मिड में एक ऑपरेशन हुई जिसके बारे में ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसे एक नाम से जाना जाता है, द गार्डियन नॉट। इजराइल ने अमेरिका की कवर्ड सपोर्ट से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट स्ट्राइक में सिस्टमैटिकली डिसेबल कर दिया। S-300 मिसाइल बैटरीज, रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स सब टारगेटेड, सब हिट। और सबके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के की कंपोनेंट्स को जो अबव ग्राउंड थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। फॉर्डो बचा, लेकिन फॉर्डो अकेला न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उसे चाहिए थे यूरेनियम माइन से प्रोसेस मटेरियल, इस्फान की कन्वर्जन फैसिलिटी, अरक का हेवी वाटर रिएक्टर, तीनों हिट हो गए। बट हियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ऑफ ऑल, यह सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। अमेरिका ने साइमल्टेनियसली डिप्लोमेटिक हैक चैनल खोला था। ओमान के थ्रू, कतार के थ्रू ईरान को एक मैसेज गया, तुम्हारे प्रोग्रेस कमजोर हो गए हैं, तुम्हारी इकोनॉमी टूट रही है, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स हिट हो गए हैं, आप नेगोशिएट करो। यह फेस कंप्लीट आइसोलेशन एंड ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 47 ईयर्स पूरी तरह से ब्लिंक। लेकिन यह स्टोरी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बारे में नहीं है, यह स्टोरी है पावर के बारे में। और इस पूरे एपिसोड से दुनिया को जो लेसन मिला है वो आने वाले 50 साल तक रिलेवेंट रहेंगे। लेसन नंबर 1, न्यूक्लियर डिटरेंस का नया युग। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कोलैप्स के बाद एक सवाल पूरी दुनिया में उठा, क्या न्यूक्लियर वेपन्स अब उतने वैल्यूएबल नहीं रहे? जवाब है नहीं, लेकिन यह जरूरी क्लियर हो गया कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करो तो अमेरिका के पास अब टूल्स है जो आपको वेपन्स तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। साइबर सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, टारगेटेड स्ट्राइक्स, ये डिटरेंस 2.0 है। लेसन 2, सऊदी अरेबिया का राइट्स। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट कम होने के साथ सऊदी अरेबिया ने ब्रेक लिया और उसने अपने विजन 2030 को और एग्रेसिवली पुश किया। नियोम, आरामको डाइवर्सिफिकेशन, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स जो अब्राहम एकॉर्ड्स 2.0 की तरफ बढ़ रहे। मिडिल ईस्ट का पावर वैक्यूम अब सऊदी अरेबिया फील कर रहा है। लेसन नंबर 4, इंडिया की अपॉर्चुनिटी।
और यह एक बात है जो हम इंडियंस को नोट करनी चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर क्राइसिस के रिजोल्यूशन के बाद मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आ रही है। इजराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन, गल्फ कंट्रीज का इकोनॉमिक ओपनिंग, यह इंडिया के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो I2U2 के अंडर प्लान हो रहा है, अब उसकी राह आसान हो सकती है। इंडिया के बाद चांस है मिडिल ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करने का, गल्फ रेमिटेंसेस को लीवरेज करने का। यह सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं है, यह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बिगिनिंग है। तो आखिर में क्या अमेरिका ने जीत लिया? हाँ और नहीं भी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टेक्निकली सेटबैक हो गया। फोर्डो अभी भी खड़ा है, ईरानियन साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं। यह परमानेंटली विक्ट्री नहीं है, लेकिन यह एपिसोड हमें एक बहुत बड़ी ट्रूथ बताता है। मॉडर्न वारफेयर अब टैंक्स और बॉम्ब्स के बारे में नहीं है, यह है कोड के बारे में, करेंसी के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में और कैलकुलेशंस के बारे में। जो देश इन चारों को मास्टर करता है वो देश 21वीं सदी का सुपर पावर बनता है। अमेरिका ने ईरान को नहीं हराया, अमेरिका ने ईरान के ऑप्शंस एलिमिनेट किए एक एक करके, क्वाइटली विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और यही असली पावर है। इतिहास में एक कोट है सन त्सू का, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। 2026 में अमेरिका ने यही किया, बिना ऑफिशियली लड़े एक न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन स्टोरी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान अभी भी है, उसके पास एम्बिशंस अभी भी है। और इतिहास हमें यही बताता है, जब किसी नेशंस को कॉर्नर किया जाता है वो डेंजरस हो जाता है। तो असली क्वेश्चन यह नहीं कि अमेरिका ने ईरान को रोका, असली क्वेश्चन यह है कितने समय के लिए। यह था आज का एनालिसिस। अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो सोचता है कि जियोपॉलिटिक्स बोरिंग है, क्योंकि दोस्तों यह बोरिंग नहीं है, यह हमारी दुनिया का असली स्क्रिप्ट है और इसे पढ़ना हर किसी को आना चाहिए।